टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी बोलता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी मतलब होता है एक, एक यूनी मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, जो एक सेल से बना हो, यानी कि सिंगल सेल से बना हो, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर मतलब होता है जो मोर देन वन सेल से बना हो, मोर देन वन सेल से बना हो, मोर देन वन सेल से बना हो, एक से ज़्यादा सेल से बना हो, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। तो जो एक से ज़्यादा सेल से बना हो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा आ जाता है, अमीबा 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 आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, मीशियम आ जाता है। तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी यहाँ पे याद नहीं रखना है, वो आगे पढ़ने को मिलेगा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि जो भी चीज़ हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, जो भी चीज़ हम लोग आँख से देख सकते हैं उसको वो आता है मल्टीसेलुलर में। जैसे हम लोग किसको देख सकते हैं, डॉग को देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं, ह्यूमन। तो जो भी हम अपनी नंगी आँख से देख सकते हैं, नंगी आँख कहने का मतलब क्या है, बिना माइक्रोस्कोप का यूज़ किए देख सकते हैं, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, जैसे ये जो है अमीबा है, ये अमीबा है, ये सपोज करो ये अमीबा है। तो अमीबा एक ही सेल से बना है, एक सेल से बना है। तो इसका इसका सारा काम करना हो, अमीबा को खाना खाना हो, अमीबा को एक्सक्रीशन करना हो, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना हो, कुछ भी करना हो, ये एक सेल है तो सारा काम एक ही सेल करेगा। एक है तो एक ही सारा सेल काम करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल फंक्शंस परफॉर्म बाय सिंगल सेल। इसमें जितना भी काम होता है, एक सेल है ही तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक सेल है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारा काम तो खुद से ही करना पड़ेगा। घर में अगर अकेले है कोई इंसान तो सब तो खुद से ही उसको काम करना पड़ेगा। वैसे इसके बॉडी में अगर एक ही सेल है तो इसको सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा। सारा काम क्या करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। जैसे कि सारा काम में जैसे क्या क्या करता है, जैसे कि डाइजेशन, भोजन को अगर डाइजेस्ट करना हो, भोजन को पचाना हो तो डाइजेशन एक ही सेल करेगा। फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक ही सेल करेगा। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसे कि इससे क्या होता है, इसी से एटीपी बनता है। एटीपी एनर्जी बनाने का एक प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन, एनर्जी बनता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, ठीक है। ये हो गया, मतलब एनर्जी, इस एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इससे फूड को, रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। और फूड को ब्रेक डाउन करके हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। मतलब कि जो हम लोग खाना खाएं, जो खाना खाए उसको ब्रेक डाउन किया है रेस्पिरेशन में। तो आप तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे ही होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए तो सारा जो एक काम है, चाहे वो डाइजेशन का काम हो, भोजन पचाने का काम हो, या रेस्पिरेशन का काम हो, या रिप्रोडक्शन का काम हो, ये तीनों जो काम होता है वो एक ही सेल करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें तो इसके बॉडी में तो बहुत सारा सेल है, बहुत सारा सेल है। ये एक अलग सेल है, ये अलग सेल है, अलग सेल है, अलग सेल है, अलग सेल, पूरा यहाँ पे बहुत सारा सेल है। तो यहाँ पे जो होता है, फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शंस होता है अलग अलग सेल के द्वारा होता है। यहाँ पे जो होता है फंक्शन अलग अलग सेल के द्वारा होता है। जैसे मान लेते हैं कि इतना इतना सेल जो है ये काम कर रहा है डाइजेशन का, ये अलग सेल है ये काम कर रहा है एक्सक्रीशन का। तो हर सेल का यहाँ पे क्या होता है, काम बढ़ जाता है। यहाँ पे इतना इतना सेल मिल के अलग काम करता है, इतना सेल मिल के अलग काम करता है, ऐसे ही इतना सेल मिल के अलग काम करेगा। तो यहाँ पे जो होता है सेल का काम बढ़ेगा, क्योंकि इसके बॉडी में बहुत सारा सेल है, अब एक ही सेल तो नहीं है। तो वही भी यहाँ बोला जा रहा है कि फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स का ग्रुप होता है जिस जो काम को करता है, ठीक है। फिर हाइड्रा का बात करें, हाइड्रा, एनसीईआरटी बोलता है कि हाइड्रा जो होता है वो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, मतलब उसके बॉडी में अलग अलग टाइप का सेल होता है। जैसे कि ये एक अलग टाइप का सेल्स है, ये मान लेते हैं कि ये कुछ ए टाइप का सेल है, ए टाइप का सेल है। और फिर ये जो होता है ये मान लेते हैं कि ये क्या है,
ये क्या है, ये बी टाइप का सेल है, बी टाइप का सेल है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप का सेल रहता है, ऐसे ऐसे अलग, ये अलग टाइप का सेल हुआ है, ये अलग टाइप का सेल हुआ, ऐसे ही क्या रहेगा, ऐसे ही इधर ऐसे सी टाइप का सेल रहेगा, सी टाइप ऐसे। तो मतलब अलग अलग टाइप्स का सेल रहता है इसमें। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो हाइड्रा होता है, जो हाइड्रा होता है उसके बॉडी में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का सेल्स होता है। मतलब कि ये भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या है, मल्टी सेलर है। मल्टी सेलर जो भी रहता है उसके बॉडी में अलग अलग टाइप्स का रहता है सेल्स। एक सेकेंड। तो हाइड्रा, हाइड्रा जो होता है वो क्या होता है, मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स से बना होता है। और नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000। और ईच टाइप में जो सेल का नंबर होता है वो थाउजेंड्स हो सकता है। जैसे कि हम अगर बात करें कि ये जो है ये अलग टाइप का सेल है इतना, और ये जो है ये अलग टाइप का सेल है इतना, और ये जो है अलग टाइप का सेल है इतना। तो हर टाइप में जो नंबर होता है यहाँ पे 1000 होता है। यहाँ पे 1000 वो ऐसा सेल होगा, इसका 1000 वो ऐसा सेल होगा, इसका 1000 होगा ऐसा सेल। मतलब हजारों हजार की संख्या में अलग अलग टाइप का सेल होता है, अलग अलग टाइप का सेल होता है। इधर 1000 सेल, इधर 1000 सेल, इधर 1000 सेल, मतलब हजारों हजार सेल होता है अलग अलग टाइप में। ये इसका कहने का मतलब है। ह्यूमन का बात करें तो हाइड्रा में तो 1000 टाइप का ही सेल होता है। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन जो होता है जैसे कि हम लोग हो गए, जैसे कि ह्यूमन में क्या आ गया, मेल आ गया, फीमेल आ गया, फीमेल। तो हम लोग ह्यूमन हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसमें अलग अलग काम करने के लिए बिलियंस ऑफ सेल्स रहता है। बिलियंस मतलब कि करोड़ों में सेल रहता है, करोड़ों में सेल रहता है। तो हम लोग के बॉडी में करोड़ों करोड़ों सेल है। तो ह्यूमंस के बॉडी में करोड़ों सेल रहता है, याद रखना है। और हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में थाउजेंड्स में सेल रहता है, थाउजेंड्स में। हाइड्रा में बस इतना याद रखना है, हाइड्रा में थाउजेंड्स ऑफ सेल रहता है, ह्यूमन में रहता है बिलियंस ऑफ सेल्स। और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो जो जिसके बॉडी में एक सेल होता है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसके बॉडी में मल्टीपल सेल रहता है, बहुत सारा सेल रहता है। और बहुत सारा सेल है तो सब सेल अपना अलग अलग काम करेगा, ये सेल अलग काम करेगा, ये सेल अलग काम करेगा, ये सेल अलग काम करेगा। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे हर सेल अलग अलग काम करता है, यहाँ पे एक ही सेल सब काम को करता है। खत्म। फिर उसके बाद आते हैं नीचे। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अब ये जो बॉडी में, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है कि हज़ारों लाखों क्या बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया। तो हाइड्रा की बॉडी में हज़ारों हज़ार का सेल है, हज़ारों हज़ार की संख्या में सेल है। तो ये कैसे काम करते हैं, या तो ह्यूमंस हो गया, ह्यूमंस के बॉडी में क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स है। कितना सेल्स है, बिलियंस, करोड़ों में सेल्स है। तो ये कैसे काम करते हैं, तो ये क्या होता है, ये टिश्यू बना के काम करते हैं, बाई फॉर्मिंग टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू बना के काम करते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ये जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो कैसे काम करते हैं, तो टिश्यू का फॉर्मेशन करके काम करते हैं। तो यही चैप्टर हमारा है टिश्यू, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा टिश्यू है, कैसे काम होता है, जो भी चीज़ है यही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो जैसे क्या होता है, सेल बहुत बहुत सारा अगर हम सेल को मिलाए तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं ये सेल है, बहुत सारा सेल्स को मिलाए तो क्या हुआ, ये टिश्यू बनता है। और बहुत सारा टिश्यू को मिला देंगे तो आपस में ये ऑर्गन बनेगा। जब टिश्यू को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। अब जब ऑर्गन को मिला देंगे, ऑर्गन, बहुत सारा ऐसे ऑर्गन को मिला दिए तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम को मिला दिए तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। एकदम याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कि जैसे हम लोग क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म मतलब कि डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड हो गया, कुछ भी। ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव, ठीक है। फिर उसके बाद टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू होता क्या है, टिश्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो टिश्यू को एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करता है, ये बोलता है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। पहली बात तो ग्रुप होना चाहिए सिमिलर सेल का, सिमिलर सेल का ग्रुप होना चाहिए। अलोंग विद, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसके साथ साथ उसका इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में सब्सटेंस होना चाहिए। परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेसिफिक मतलब कि फिक्स एक फंक्शन को, एक काम को करते हुए होना चाहिए, एक काम करना चाहिए। कहने का मतलब है, इसको ऐसे समझते हैं, टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो है ये सेल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स। पहला कंडीशन क्या है टिश्यू होने के लिए, कि सेल्स का ग्रुप होना चाहिए, ये सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। तो इसको क्या हम टिश्यू बोल देंगे, नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉट टिश्यू। कभी भी डेफिनेशन आएगा ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉट टिश्यू, जैसे सेल्स का ग्रुप बना दिया है, दिस इज टिश्यू, नहीं। सिंपली तो हम लोग बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू, लेकिन दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉट टिश्यू, याद रखना।
तो सेल, तो कब टिश्यू बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स, पहला कंडीशन है कि पहला कंडीशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए। उसके साथ इसके बीच में क्या होना चाहिए? इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे जैसे ये सेल के बीच में, ये सेल के बीच में ऐसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे इसके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर, ये जो है इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस मतलब कि सेल के बीच में क्या है? कुछ सब्सटेंस भरा रहता है। सेल के बीच में क्या होता है? सब्सटेंस भरा रहता है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और क्या होना चाहिए? तो अब इसको इसको क्या टिश्यू बोल देंगे? दो चीज़ होने से नहीं, इसको भी टिश्यू नहीं बोलेंगे। तो पहला ग्रुप ऑफ सेल, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, अभी भी टिश्यू नहीं है। एक और चीज़ क्या चाहिए? और ये सब जो है मिल के, सब जो है मिल के कॉमन काम को करना चाहिए। कॉमन, कॉमन काम को, कॉमन काम कहने का मतलब क्या है? कि जैसे हम बोलें कि ये सब का काम हो गया डाइजेशन का, डाइजेशन का, भोजन को पचाने का, तो सब डाइजेशन करेगा, सब डाइजेशन करेगा। वो फिर से समझते हैं इसको। ये है ग्रुप ऑफ सेल्स, यह ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या ये टिश्यू है? क्या ये टिश्यू है? नहीं, अभी ये टिश्यू नहीं है, अभी ये टिश्यू नहीं। अब इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस डाल दिए, सबके बीच में क्या किए? इंटरसेलुलर सब्सटेंस डाल दिए, तो क्या टिश्यू हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। कब टिश्यू होगा? पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल। पहला कंडीशन है कि सेल का ग्रुप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? कि इसके बीच में क्या होना चाहिए? इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। इसके बीच में ये सब जो है, ये सब जो है, इसके बीच में ये सब ऐसे 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 इंटरसेलुलर, सेल के बीच में, सेल के बीच में ये सेल है, जैसे ये एक सेल है, एक सेल है, तो इसके बीच में क्या होना चाहिए? सब्सटेंस होना चाहिए, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और तीसरा क्या कंडीशन है? ये सब मिल के, जितना है सब मिल के क्या करना चाहिए? एक कॉमन फंक्शन को कब परफॉर्म करना चाहिए? कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन मतलब एक ही काम करना चाहिए। जैसे ये सब का काम है, मान लेते हैं सब का काम है डाइजेशन का, भोजन को पचाने का, तो सब डाइजेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है ना कि ये दो सेल जो है ना ये अलग काम कर रहा है, ये दो सेल मान लेते हैं रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, और ये दो सेल जो है ये डाइजेशन का काम कर रहा है, और ये दो सेल जो है वो क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितना भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है सब एक ही काम को करना होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू के लिए तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहला क्या कंडीशन है? कि ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए। दूसरा है कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए, और ये सब मिलके एक ही काम को करना चाहिए, कॉमन काम को करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। क्लियर हो गया होगा? तो ये है टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू के लिए क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, उसके साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए, और एक ही काम को करना चाहिए, एक फिक्स काम को करना चाहिए, उसी को बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू जो होते हैं एनिमल्स के बॉडी में, जो टिश्यू पढ़ने वाले एनिमल्स का टिश्यू है, मतलब कि हम लोग के बॉडी वाला पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी वाला। तो इसमें चार तरह का टिश्यू होता है। एक होता है इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, चार टिश्यू पढ़ना है, चार टिश्यू पढ़ना है। तो फिर क्या होता है कि बोला जा रहा है कि टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन लाइक द स्टोमक, लंग और किडनी। अब बोल रहा है कि टिश्यू जो होता है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में वो क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। जैसे कि हमको पता है कि सेल्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो सेल से तो टिश्यू कैसे बनता है समझ गए, सेल्स और टिश्यू कैसे बनता है समझ गए। लेकिन अब टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनता है, ऑर्गन कैसे बनता है वो समझते हैं। टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनता है? तो टिश्यू से ऑर्गन क्या मिलता है? ये मान लेते हैं कि ये टिश्यू है, ये मान लेते हैं कि ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये सब टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू। तो ये सब टिश्यू एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मतलब एक अनुपात में होना चाहिए। प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, पैटर्न ये नहीं कि जैसे क्या होता है कि स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे 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 एक पैटर्न हुआ। अब ये नहीं कि किसी को भी ऐसे अरेंज कर दिया, किसी को यहाँ फेंक दिया, किसी को यहाँ फेंक दिया, किसी को यहाँ फेंक दिया, नहीं ऐसे नहीं। एक पैटर्न होना चाहिए इसके अरेंजमेंट का, कि कैसे ये सब जो है आपस में जुड़ा हुआ है, ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, इसका एक पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैटर्न होना चाहिए। तो इस सब के जुड़ने का एक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। वो जो होता है वो क्या करता है? ऑर्गन बनाता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं एक प्रोपोर्शन मतलब क्या क्या कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि दो जो है सेम, ये दो है, वही मिल के क्या ऑर्गन बना सकता है। तो दो ही होना चाहिए, प्रोपोर्शन फिक्स हो गया कि दो है तो दो ही बना सकता है। ऐसा नहीं कि दो जब बना सकता है ऑर्गन, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे तीन टिश्यू रख देंगे, तीन रख देंगे तो नहीं बनेगा। तो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन कहने का मतलब कि जितना होना चाहिए उतना ही हो,
जितना होना चाहिए उतना ही हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। तो यहाँ बोल रहा है कि जब टिश्यू जो होता है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होता है, टिश्यू जब स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मतलब जितना होना चाहिए उतना ही हो और एक पैटर्न में हो, जिस तरह से होना चाहिए पैटर्न, उस पैटर्न में हो, तब वो ऑर्गन बनता है। तो ऑर्गन बनाने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, टिश्यू का ग्रुप होना चाहिए, टिश्यू का ग्रुप होना चाहिए। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि टिश्यू का ग्रुप होना चाहिए और फिर ये जो ग्रुप है एक पैटर्न में अरेंज होना चाहिए, एक पैटर्न में अरेंज होना चाहिए, एक पैटर्न में, और पैटर्न में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए? एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ये होता है। तो एक कंडीशन होता है किसको बनाने का? ऑर्गन बनाने का। अब हमारे बॉडी में ऑर्गन कौन कौन है? जैसे स्टमक, हमारा जो पेट होता है वो एक क्या है? ऑर्गन है। तो पेट जो होगा तरह तरह का टिश्यू से बन के बना होगा, ये जो हमारा पेट होगा तरह तरह के टिश्यू से मिलकर बना होगा। ये जो टिश्यू जो होगा एक प्रोपोर्शन में होगा, एक प्रोपोर्शन में होगा। अब मान लो किसी का टिश्यू जो होता है प्रोपोर्शन में नहीं रहता, तो किसी का पेट क्या रहता? पेट का शेप ही अलग हो जाता, प्रोपोर्शन नहीं रहता, तो पेट पता चला कि कहीं इधर टेढ़ा है उधर टेढ़ा है, तो ऐसे हो जाता है। एक प्रोपोर्शन में, एक प्रोपोर्शन में, तभी तो एकदम पेट का साइज जैसा होना चाहिए, जैसा शेप होना चाहिए, एकदम एकदम अच्छा शेप में है। तो ऐसे एक पैटर्न और प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तब होता है। तो स्टमक हो गया, लंग हो गया, लंग मतलब हमारा फेफड़ा जो होता है, फिर हार्ट हो गया हमारा, फिर किडनी हो गया, हृदय हो गया, किडनी हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये क्या बनाता है? ये ऑर्गन बनाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होता है, मतलब कि जब ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है एक प्रोपोर्शन में और एक पैटर्न में, तब क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन कौन कौन है? स्टमक है, लंग है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हेन टू और मोर ऑर्गन। जब अब क्या है? अब यहाँ पे है कि जैसे सेल से क्या बना? सेल से टिश्यू बना, टिश्यू देख लिए। सेल से टिश्यू कैसे बना वो देख लिए। फिर टिश्यू से ऑर्गन कैसे बना वो देख लिए। अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन टू और मोर ऑर्गन, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन परफॉर्म करते कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते कैसे? फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से। वो फिजिकली भी इंटरेक्ट करते हैं और केमिकली भी इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि फिजिकल रूप से भी वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से और केमिकल रूप से भी जुड़े होते हैं एक दूसरे से। वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि ये क्या है? ऑर्गन है। ये सब क्या है? ऑर्गन है। एक अलग ऑर्गन है, एक अलग ऑर्गन है, एक अलग ऑर्गन है, एक अलग ऑर्गन है, सब एक है ऑर्गन। जब बहुत सारा ऑर्गन, बहुत सारा मतलब कि दो, कम से कम दो होना चाहिए, दो और मोर, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन। तो यहाँ पे हम चार ले लिए हैं, एक दो तीन चार ले लिए हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन क्या कर होना चाहिए? जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन बन मिलता है तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोल देना चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। नॉर्मली तो हम लोग बोल देते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज ऑर्गन सिस्टम, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये है कि इनका फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होना चाहिए। फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होना चाहिए। दो इंटरेक्शन बोलता है, मतलब कि इंटरेक्शन मतलब कि आपस में जुड़ना। तो फिजिकली कहने का मतलब है कि वो सब फिजिकल रूप से, ऐसे फिजिकल रूप से आपस में जुड़ा होना चाहिए, ऐसे अटैच होना चाहिए एक दूसरे से, फिजिकल रूप से एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। और केमिकल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, जैसे कि एक का केमिकल दूसरे में जा रहा है, एक का केमिकल दूसरे में जा रहा है, तो जिसका केमिकल का नीड है क्या है? एक दूसरे में जा रहा है। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारा बहुत सारा ऑर्गन जुड़ा होता है। कौन कौन सा ऑर्गन होता है? जैसे कि स्टमक होता है, उसमें स्टमक होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तीनों मान लेते हैं तीन है, तो ये तीनों तो पहली बात तो है, ये तीनों जो पहली बात है फिजिकली तो जुड़ा हुआ है ही। फिजिकली मतलब कि आपस में ऐसे तो जुड़ा हुआ है ही एक दूसरे से, फिजिकली तो जुड़ा हुआ है ही, मतलब शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है ही। लेकिन केमिकल रूप से कैसे जुड़ा हुआ है? तो हमको पता है कि जैसे खाना स्टमक में जाता है तो लीवर जो होता है अपना इसमें सिक्रीशन डालता है और पेनक्रियाज जो होता है अपना सिक्रीशन डालता है। मतलब पेनक्रियाज अपना एंजाइम स्टमक को देता है और लीवर अपना एंजाइम देता है। तो ये सब जो होता है एंजाइम देके क्या होता है? खाना को पचाता है। तो केमिकल जो है, केमिकल के लिए भी तो सब आपस में एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं। तो केमिकल के लिए भी ये जुड़ा हुआ है। जैसे पेनक्रियाज स्टमक को केमिकल देता है तभी तो खाना डाइजेस्ट हो पाता है। तो पेनक्रियाज जो हुआ, ये सब चीज़ें, तो ये जो है केमिकल के लिए भी एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा चीज़ है। मतलब पेनक्रियाज जो होता है यहाँ पे जैसे इंटेस्टाइन भी आता है, मेनली वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो कहने का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे
जैसे पेनक्रियाज हो गया। तो ये सब जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे एक का केमिकल दूसरे में जाते रहता है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो ये चीज़ है। तो एक सेकेंड, फिर वहाँ पे यहाँ पे ये बोल रहा था कि व्हेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन एक कॉमन काम को करता है, उसका काम भी एक होना चाहिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब बनता है तो क्या होता है, एक कॉमन काम करता है डाइजेशन का। रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, एक कॉमन काम होता है रेस्पिरेशन का। तो जब दो या दो से अधिक ऑर्गन जुड़ता है तो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक कॉमन काम करता है, एक ही काम करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का काम करेगा। और वो जुड़ा होना चाहिए कैसे, फिजिकली। पहले बात तो ऐसे फिजिकली शारीरिक रूप से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद केमिकली, जैसे एक दूसरे पर केमिकल के लिए डिपेंड है, एक दूसरे पर केमिकल के लिए भी डिपेंड है, तो केमिकली भी वो जुड़ा होना चाहिए। तो वो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब सारा बात समझ में आ गया। सेल से टिश्यू, टिश्यू समझा दिए, टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन कैसे बनता है वो समझा दिए, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है वो समझा दिए। आगे देखते हैं। तो आगे हम देखें तो यहाँ पे एक ओपी पॉइंट है, ओपी पॉइंट है, डीपी नहीं समझिएगा इसको, ओपी पॉइंट है। तो ओपी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सेल्स टिश्यू ऑर्गन, सेल्स टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप वर्क इन वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंस्टिट्यूट द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। तो बोल रहा है कि सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऐसा ये होता है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो इसके बनने से क्या होता है, इससे काम बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि सबका काम बट गया, काम बट गया, सबका काम बट गया। जैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू का अपना अलग काम हो गया, ऑर्गन का अलग काम हो गया, मतलब सबका अपना अलग काम हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया तो अलग काम हो गया। तो सबका काम बढ़ जाता है। ये सब जो अरेंजमेंट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, काम बढ़ जा रहा है, काम बढ़ जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हो पा रहा है, मतलब वो जिंदा रह पा रहा है। ठीक है, तो सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना, ये सब क्या करता है, काम को बांट देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को बांट देना। फिर यहाँ पे अगला है ओपी पॉइंट। अगला ओपी पॉइंट है ओपी, ओपी पॉइंट। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बोल रहा है कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो सेल का बनावट होता है, जैसे कि सेल कैसा बनावट होगा उसका, वो कैसा बन दिखाई देगा उसका बनावट, तो फंक्शन के अनुसार उसका वेरी करता है। उसके काम के अनुसार उसका बनावट भी बदल जाता है, जैसा काम वैसा उसका बनावट। ठीक है, वही है कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका काम कैसा है। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू, पहला जो टिश्यू पढ़ने वाला है उसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है, ईपी मतलब होता है, ईपी मतलब होता है अपॉन, किसी के ऊपर, और थेलियल मतलब होता है अदर टिश्यू। तो ईपी मतलब होता है अपॉन, अपॉन मतलब ऊपर, ऊपर, और थीलियल मतलब अदर टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो दूसरे टिश्यू के ऊपर में रहता है। जैसे क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके ऊपर में रहता है इपिथेलियल टिश्यू, इसी के ऊपर में इपिथेलियल टिश्यू रहता है। ऐसा इपिथेलियल टिश्यू इसके ऊपर में क्यों है, इसके ऊपर में इपिथेलियल टिश्यू क्यों है, इसलिए है ताकि इसको जो न्यूट्रिएंट्स लेना पड़े ना, तो कनेक्टिव टिश्यू से होकर न्यूट्रिएंट्स लेता है। क्योंकि हम ये जो होता है इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ए वैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल नहीं रहता है। ब्लड वेसल नहीं रहेगा तो ब्लड में हम जानते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको फूड नहीं मिलेगा, ब्लड वेसल ही नहीं तो फूड कैसे मिलेगा। तो एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर में ग्रो करता है, इसी के ऊपर में रहता है, ताकि कनेक्टिव टिश्यू से खाना इसको मिलता रहे। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इपिथेलियल टिश्यू मतलब होता है ईपी मतलब किसी के ऊपर में रहता है, और अदर टिश्यू, तो अदर टिश्यू मतलब कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का बात कर रहा है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर में रहता है, इसलिए इसका नाम है इपिथेलियल। तो इपिथेलियल जो होता है फ्री सरफेस विच फेसेस इधर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इपिथेलियल टिश्यू जो होता है या तो फ्री सरफेस को फेस करता है, या तो फ्री सरफेस को फेस करता है, या तो हमारा फ्री सरफेस को फेस करता है, इधर बॉडी फ्लूइड, या तो बॉडी फ्लूइड हो सकता है या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे कहने का मतलब है कि जो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, या तो हमारा जो बॉडी के अंदर में जो फ्लूइड होता है उसको से जुड़ा हुआ रहता है, बॉडी फ्लूइड से जुड़ा हुआ रहता है, या तो आउटसाइड इन्वायरमेंट से वो कैसे वो टच में रहता है। जैसे इपिथेलियल टिश्यू स्किन में पाया जाता है, तो स्किन हमारे इन्वायरमेंट से टच में है कि नहीं, स्किन जो हमारा चमड़ी है, हवा वगैरह पड़ेगा, हवा जैसे चलेगा तेज से, तो स्किन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यही बोला जा रहा है कि या तो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट को इपिथेलियल टिश्यू फेस करेगा, आउटसाइड में जैसे कि स्किन हमारा फेस करता है जो इपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है,
या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। बॉडी फ्लूइड मतलब कि जो अंदर में जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि अंदर में बॉडी फ्लूइड कौन सा है, अंदर में बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड हो गया, तो ब्लड जहाँ रहता है वहाँ पे पता हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वहाँ पे स्क्वैमस इपिथेलियम होता है, स्क्वैमस इपिथेलियम। तो या तो जो इपिथेलियल टिश्यू रहता है बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, बॉडी फ्लूइड से जुड़ा हुआ रहेगा, या तो हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि प्रोवाइड्स कवरिंग या लाइनिंग फॉर द सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, कवरिंग देता है। कवरिंग मतलब कि बॉडी को ढक के रखता है। जैसे हमारा स्किन हो गया, स्किन हो गया जो चमड़ी है वो क्या कर रहा है, पूरा बॉडी को ढक के रखा है, तो कवरिंग करने का काम करता है, या तो बोल देंगे उसी को लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कुछ पार्ट्स में है बॉडी के, हर जगह पे तो नहीं है, कुछ पार्ट्स में है। ठीक है, अब अंदर में जो हमारा माउथ है उधर तो नहीं है, हमारा बाहरी चीज़ों का है, बाहरी चीज़ों को ही कवर करेंगे, तो वही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद है कि कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो ये बोला जा रहा है कि जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं, जैसे ए एपिथेलियल सेल्स हो गया, ए एपिथेलियल सेल्स हो गया, ए एपिथेलियल सेल्स हो गया, एक दूसरे से आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, मतलब कि पूरा जुड़े हुए रहते हैं, इनके बीच में जगह बहुत कम रहता है। तो इपिथेलियल सेल जो होता है कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे कॉम्पैक्ट रहते हैं, पूरा एकदम जुड़े रहते हैं, कॉम्पैक्ट। और इसमें इनके बीच में जगह इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जैसे कि इनके बीच में जो ये बीच में जगह होना चाहिए, इसके बीच में सेल के बीच में, वो जगह बहुत कम रहता है, लिटिल रहता है। और इपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक होता है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। पहला होता है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना रहता है। इसमें क्या रहता है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एक ही सेल का लेयर से बना रहता है। इसमें ऐसे रहता है कि जैसे जो रहता है ऐसे, ये जो है ऐसे, ये सेल है, सेल का एक ही लेयर है, ऐसे सेल का एक ही लेयर से ऐसे बना रहता है। तो एक लेयर ऑफ सेल से बना रहता है इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना रहेगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना रहेगा, तो उसको बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। और इसका फंक्शन क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल इपिथेलियम का अगर फंक्शन पूछेगा, इसका काम होता है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, बॉडी कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स। तो जितने भी हमारे बॉडी में कैविटीज़ होते हैं, कैविटीज़ मतलब खाली जगह, कैविटीज़ किसको बोलते हैं, खाली जगह। तो जहाँ पर भी हमारे बॉडी में खाली जगह है, खाली जगह है, खाली जगहों को, सारा जो खाली जगह, जैसे हमारा खाली जगह क्या है, स्टमक के अंदर में खाली जगह है, फिर माउथ में खाली जगह है, फिर ब्लड वेसल जो है उसमें खाली जगह है। तो जहाँ जहाँ खाली जगह जो रहता है ना, खाली जगह, वहाँ पे जनरली ये देखने को मिलते हैं। तो लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी मतलब कि जहाँ जहाँ खाली जगह है, ठीक है। और डक्ट्स, डक्ट्स जैसे कि जो डक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो ग्लैंड होता है ना, ग्लैंड जहाँ से सिक्रीट होता है, जैसे कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें क्या होता है, डक्ट होता है। तो डक्ट्स के लाइनिंग में भी देखने को मिल सकते हैं। अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी याद रख लेना है कि डक्ट्स में भी मिलते हैं। तो बॉडी कैविटी डक्ट्स हो गया। फिर उसके बाद ट्यूब्स जैसे ब्लड वेसल क्या रहता है, ब्लड वेसल एक ट्यूब की तरह है, तो इसमें भी देखने को मिलेगा, तो सिंपली कहने का मतलब है कि ये जो होता है बॉडी कैविटी का लाइनिंग में हो गया, ट्यूब्स के लाइनिंग में हो गया, डक्ट्स के लाइनिंग में हो गया, उसमें देखने को मिलेगा। फिर कंपाउंड इपिथेलियम जो होता है दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर सेल लेयर से बना रहता है। कंपाउंड जैसे ए जो रहता है, ए अलग सेल का लेयर है, फिर इसके ऊपर में ए सेल का अलग लेयर हो गया, फिर इसके ऊपर में सेल का अलग लेयर हो गया। तो ई इतना सेल का एक लेयर हो गया, फिर ई एक सेल का लेयर हो गया, एक सेल का लेयर हो गया, यहाँ पे 3 लेयर ऑफ सेल हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर से बना रहता है, ठीक है। अब सेल लेयर जितना ज़्यादा हो गया, जैसे ये 3 लेयर सेल हो गया, तो इसका मोटाई बढ़ेगा कि नहीं, इसका मोटाई बढ़ गया, इसका थिकनेस बढ़ेगा, तो मोटाई बढ़ेगा तो ये क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये जो होता है प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि हमारा स्किन हो गया, स्किन कंपाउंड इपिथेलियम का एग्जांपल है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे हमको बाहरी चीज़ों से बचा के रखता है। फिर उसके बाद है कि जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, इसको भी फिर 3 टाइप्स में बांटा गया है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू को भी 3 टाइप्स में बांटा गया, किस आधार पे, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अब उनके स्ट्रक्चर में जो होता है, सिंपल इपिथेलियल जो होता है उसका भी तरह तरह का स्ट्रक्चर होता है। कोई जो होता है स्क्वैमस की तरह दिखाई देता है, कोई क्यूबोइडल की तरह दिखाई देता है, क्यूब लाइक दिखाई देता है, कोई कॉलम की तरह दिखाई देता है, कॉलम लंबा। तो उसके अनुसार, उनके दिखावट के अनुसार, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पर 3 टाइप्स का होता है। तो पहला है स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम जैसे इस सारे जो है ये क्या है, सारे तो सिंपल इपिथेलियम है, तो सब में तो कॉमन है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा। मतलब कि सेल का अगर लेयर होगा तो एक सिंगल लेयर ऐसे होगा, एक ही लेयर होगा।
तो सारे सिंपल इपिथेलियम तो सब में सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा, ये तो कॉमन है। तो ये जो स्क्वैमस इपिथेलियम है, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स रहता है। इसमें सेल्स कैसा रहता है, फ्लैटेंड रहता है, चपटा चपटा सेल रहता है। ऐसे सेल लगेगा ना कि चपटा है, चपटा चपटा सेल है। तो इसमें जो रहता है थीन और पतला पतला रहता है, एकदम पतला पतला। तो थीन मतलब एकदम पतला है और फ्लैटेंड मतलब चपटा चपटा। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, थीन और फ्लैटेंड लेयर ऑफ सेल रहता है, ठीक है। और इसका जो बाउंड्री रहता है इरेगुलर रहता है। जैसे इसका बाउंड्री हो गया, इसका बाउंड्री जैसे ये जो है इसका बाउंड्री हो गया। बाउंड्री जैसे हम बनाए सेल को, जैसे ये सेल बनाए तो इसका जो है इसका ये जो है ये बाउंड्री हो गया। तो ये जो बाउंड्री रहता है इसका फिक्स नहीं रहता है, इसका जो बाउंड्री रहता है वो फिक्स नहीं रहता, इरेगुलर रहता है। इरेगुलर मतलब ऐसे बदलते रहेगा, इरेगुलर टाइप का रहता है, ठीक है। एक फिक्स बाउंड्री नहीं रहता है। इसका जो बाउंड्री होता है क्या होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर बाउंड्री होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, सिंपल जैसे पूछेगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ मिलता है हमको देखने को, स्क्वैमस एपिथेलियम तो हमको दिखता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारा ब्लड वेसल रहता है ना, ब्लड वेसल मतलब कि मान लेते हैं जिसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है। तो ये जो ब्लड वेसल का जो ये दीवार होता है ना, दीवार उसमें देखने को मिलता है। और ईयर सैक्स ऑफ लंग्स, जैसे जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में ईयर सैक्स रहता है। ईयर सैक्स जैसे कि एल्वियोलाई की बात करें, एल्वियोलाई तो क्या होता है, लंग्स में हमारा ईयर सैक्स रहता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैस जो होता है वहाँ पे एक्सचेंज होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है जाके वहाँ पे एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो सब बात का प्रोसेस है। तो वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पे जो ईयर सैक्स होता है, जैसे कि जो एल्वियोलाई उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, तो उसमें जो होता है उसमें भी कौन सा होता है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है, ईयर सैक्स ऑफ लंग्स। तो याद रखना है, या तो एग्जाम्पल में आ जाए एल्वियोलाई पूछते हैं, एल्वियोलाई भी इसी को बोलते हैं, ईयर सैक्स ऑफ लंग, ये हो गया, या तो ब्लड वेसल हो गया। और इसका काम क्या होता है, डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन में। अब ये जो है, जैसा कि ऊपर में हमने पढ़ा कि ये जो है ये थीन होता है, थीन मतलब पतला होता है। तो कोई चीज़ पतला रहेगा, पतला जैसे हम मान लेते हैं पतला सा ऐसे दीवार है, तो कोई चीज़ जो है जैसे यहाँ से इधर जाना हो गया तो आसानी से ऐसे चला जाएगा, आसानी से इधर चला जाएगा। जैसे वाटर को ही फ्लो करना है और पतला सा दीवार है तो ऐसे आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो सेल होता है ना बहुत थीन होता है, पतला होता है। सेल जो होता है बहुत थीन होता है। तो इसीलिए जो होता है ये डिफ्यूज़न मदद करता है। डिफ्यूज़न मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज़ लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो ये डिफ्यूज़न में मदद करता है। और फिल्ट्रेशन मतलब कि जैसे कि हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन में भी मदद करता है, ठीक है। ये सब जैसे ये टिश्यू जो चैप्टर है, ये सब सारा चैप्टर का एग्जाम्पल इधर देखने को मिल जाता है। तो बस एग्जाम्पल को याद रख लेना है। इसमें समझने वाला अभी कम है, क्योंकि बात का ये सब चीज़ है। ये सब जैसे फिल्ट्रेशन ये सब हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ये सब बाद में पढ़ने को मिलेगा। ये सब जितना चीज़ आगे आएगा सब बाद में पढ़ने को मिलेगा। अभी तक ये सब अभी जो है इसका सिर्फ एग्जाम्पल वगैरह याद रख के काम चलाना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, बस इसको रट जाना है और जो अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है उसको समझ लेना है। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो क्यूब लाइक सेल से बना रहता है। किससे बना रहता है, क्यूब लाइक सेल से बना रहता है। और ये जो होता है ये कहाँ मिलता है, ये हमको मिलता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। जो ग्लैंड्स होता है, जैसे ग्लैंड्स होता है उसके डक्ट्स में मिलता है। जैसे ग्लैंड्स के कहने की बात करें, जैसे कि बात करें तो जो पेनक्रियाज है ये क्या है, ग्लैंड है। तो इसका जो ग्लैंड होगा ना, ये जो ग्लैंड है इसका डक्ट्स होगा। डक्ट्स मतलब कि रास्ता। डक्ट्स में जैसे ब्लड वेसल होता है ना, ब्लड वेसल एक ब्लड को फ्लो कराने का रास्ता होता है, वैसे ही एक डक्ट होता है जिससे फ्लो करता है यहाँ पे इंजाइम फ्लो करता है। तो जितना भी वो जो ग्लैंड्स होता है ना, ग्लैंड्स उसके डक्ट्स में देखने को मिलता है, उसके रास्ता में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ट्यूब्यूलर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ऑफ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लिखना है
ट्यूबुलर, यहाँ पे ट्यूबुलर ऑफ काट देना है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। तो जो नेफ्रॉन का जो ट्यूब वाला पार्ट होता है, जैसे नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ट्यूब वाला पार्ट होता है, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है जो कि किडनी में होता है। तो अभी के लिए याद रखना है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। और यहाँ पे एक ओपी पॉइंट है याद रखने वाला एकदम, कि पीसीटी, जो पीसीटी होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो होता है ऐसे बहुत ज़्यादा कोइल्ड रहता है, इसलिए इसका नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटर मतलब क्या है, कॉन्वोल्यूटर मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है। तो ये पीसीटी जो होता है बाद में इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने को मिलेगा। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है नेफ्रॉन में, ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। इसके पास क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो पीसीटी जो होता है नेफ्रॉन का, जो पीसीटी होता है नेफ्रॉन का जो पीसीटी होता है उसके पास माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई जो आ जाएगा, माइक्रोविलाई का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि एब्जॉर्प्शन करना होता है। जैसे क्या होता है किडनी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जैसे कि वाटर जो हो गया, वाटर को किडनी में क्या है, एब्जॉर्ब करना है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, माइक्रोविलाई वहाँ होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। तो इसका माइक्रोविलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसका यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उसका काम होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का। सिक्रीशन मतलब कि कोई चीज़ जो काम का नहीं उसको बाहर फेंक देना। तो जो चीज़ काम का नहीं होता उसको बाहर फेंक दिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो काम का है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर है कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल से बना रहता है। वो एक सिंगल लेयर ऐसे लंबा सेल का ऐसे सिंगल लेयर रहता है, ऐसे सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल से बना रहता है, टॉल से बना रहता है सेल्स। न्यूक्लियाई लोकेटेड बेस, इसका जो न्यूक्लियाई होता है, जैसे जो है कोलमनार एपिथेलियम, ऐसे हम बना लिए कोलमनार एपिथेलियम। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे होता है। बेस मतलब ऐसे नीचे इसका न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस बेस पे होता है, तो इसका न्यूक्लियस बेस पे होता है। और ये जो होता है इसमें याद रखने वाला चीज़ है कि फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। जैसे यहाँ पे जो था माइक्रोविलाई हमको देखने को मिला यहाँ पे पीसीटी में, तो यहाँ पर भी जो फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस मतलब कि एक सेल हुआ, तो इसका ये जो नीचे वाला पार्ट तो अटैच रहता है। नीचे वाला पार्ट तो हमको पता है कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहता है, तो नीचे वाला फ्री थोड़ा हुआ है, ये तो जुड़ा हुआ है तो फ्री नहीं हुआ। इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये फ्री रहता है। ये ऊपर वाला क्या पार्ट रहता है, फ्री रहता है, किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है तो फ्री कहलाएगा, फ्री रहता है। तो यहाँ पे हमको माइक्रोविलाई देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल सकता है, माइक्रोविलाई। तो यहाँ पे जो होता है फ्री सरफेस पे कोलमनार एपिथेलियम में भी हमको माइक्रोविलाई देखने को मिल सकता है, ये बोला जा रहा है। तो फ्री सरफेस में, जो फ्री सरफेस है ऊपर वाला, इसमें माइक्रोविलाई हो सकता है। फिर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ, एक कहाँ पाया जाता है कोलमनार एपिथेलियम, तो ये जो होता है लाइनिंग कहाँ पे लाइनिंग में पाया जाता है, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि स्टमक, हमारा जो स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है उसमें भी देखने को मिलता है। और इसका भी काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। तो ये था स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम। इसमें क्या क्या याद रखना है, स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, फ्लैटेंड सेल, चपटा सेल होता है और पतला होता है, और सब सारे सिंगल लेयर होते हैं। सिंगल लेयर सारे होंगे क्योंकि सारे सिंपल वाले सारे सिंगल लेयर होते हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम में क्या याद रखना है कि फ्लैटेंड सेल होता है, इसका क्यूब लाइक्स होता है, नाम में ही छिपा हुआ है। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल होगा, कोलमनार में कॉलम की तरह होगा, कॉलम की तरह टॉल होगा, लंबा। और इसमें जो होता है इरेगुलर बाउंड्री होता है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स के दीवार में होगा, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में होगा। इसका काम होगा डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन का। फिर जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में देखने को मिलता है, जो ग्लैंड्स का जो डक्ट्स होता है उसमें देखने को मिलता है। फिर ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में देखने को मिलता है जो कि किडनी में होता है। फिर उसके बाद कहाँ देखने को मिलता है, पीसीटी जो होता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में क्या बोला जा रहा है कि इसमें माइक्रोविलाई होता है जो वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और इसका काम क्या होता है, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो उसका काम क्या होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का। वैसे ही कोलमनार एपिथेलियम जो होता है, इसका न्यूक्लियाई जो होता है, न्यूक्लियाई पता ही है कि नीचे बेस पे होता है, यहाँ पे नीचे बेस पे होता है। और इसका जो फ्री सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस, उसमें क्या माइक्रोविलाई यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है जैसे यहाँ पे था। और इसका भी फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। सिंपल से याद रखना है
कि माइक्रोविलाई जहाँ पे आएगा, माइक्रोविलाई यहाँ भी माइक्रोविलाई था, यहाँ भी माइक्रोविलाई था, तो जहाँ पर भी माइक्रोविलाई आएगा ना वहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन का काम तो होगा ही, एब्जॉर्प्शन का काम होगा, इसीलिए दोनों का काम सिमिलर है, सिमिलर इसलिए दोनों का काम है एक ही तरह का। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, स्टमक, इंटेस्टाइन, और इसमें ये था कौन कौन सा एग्जाम्पल था, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म, ये 3 पेज और है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स बेयर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस इज कॉल्ड द सिलिएटेड एपिथेलियम। अब क्या होता है कि कुछ कुछ क्यूबोइडल सेल और कुछ कुछ कोलमनार सेल, तो कुछ कुछ जैसे मान लेते हैं एक क्यूबोइडल सेल है, एक क्यूबोइडल सेल है, एक क्यूबोइडल सेल है, एक क्यूबोइडल सेल है, और ये जो है एक कोलमनार सेल है, एक कोलमनार सेल है, एक कोलमनार सेल है, ठीक है। तो एक कोलमनार सेल और क्यूबोइडल सेल जो होता है ऊपर में इन लोग का क्या रहता है, फ्री सरफेस रहता है, यहाँ पर और बना देते हैं सेल ऐसे, और इसका भी ऊपर में जो ये ऊपर है ऊपर में फ्री सरफेस होगा। तो फ्री सरफेस जो होता है इसमें क्या होता है, सीलिया होता है, सीलिया होता है। तो फ्री सरफेस कुछ कुछ क्यूबोइडल और कोलमनार एपिथेलियम में ऊपर में सीलिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। तो जिस क्यूबोइडल और कोलमनार एपिथेलियम में सीलिया हमको देखने को मिलेगा, सीलिया देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। अब सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है, सीलिया जिसके पास होगा, सीलिया जिसके पास होगा उसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, मूव करता है पार्टिकल्स को या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के ऊपर, ओवर द एपिथेलियम। तो ये क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है इसके ऊपर जो है, जैसे मान लेते हैं ये जो है कोलमनार सेल है, इसके ऊपर में सीलिया है, तो इधर से पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो ये क्या करता है, ऐसे एक तरह से ऐसे ही जो होता है मूव करने लगता है, ये पार्टिकल्स को एक तरह से ऐसे मूव करा के आगे ले जाता है। तो ये जो सीलिया होता है, सीलिया ऐसे 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 मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, और इसको ढकेलते जाता है आगे में ढकेलते जाता है, और इसको एक डायरेक्शन में फेंक देता है। तो यही बोला जा रहा है कि इसका जो काम होता है एक डायरेक्शन में जो होता है पार्टिकल्स को या म्यूकस को एक डायरेक्शन में मूव कराने में इसका काम होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का, ठीक है। और इस सिलिएटेड एपिथेलियम का हमको कहाँ देखने को मिलता है, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन मतलब कि जहाँ पर भी खाली जगह हो, जो भी खाली जगह हो उसके अंदर वाले सरफेस पे देखने को मिलता है, अंदर वाले सरफेस, इनर सरफेस, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गया और फैलोपियन ट्यूब हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया और ब्रोंक्यूल्स हो गया। ये सब क्या होता है अभी स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है। कि सम कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स स्पेशलाइज फॉर द सिक्रीशन आर कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो बोला जा रहा है कुछ कोलमनार क्यूबोइडल, तो यहाँ पर भी कोलमनार क्यूबोइडल थे। तो जब भी आएगा ना स्पेशलाइजेशन का कि कुछ काम के लिए स्पेशल हो गया, तो हमेशा कोलमनार क्यूबोइडल होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत कम स्पेशलाइजेशन में जाता है, मतलब कि अपना स्पेशलाइजेशन मतलब होता है कि अपना कुछ अदर काम, जैसे वो जो मेन काम था, जैसे मेन काम तो इन लोग का ये सब था जो भी था, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए वो खुद को बदल लेना, उसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो ये जो होता है जहाँ पर भी आएगा ना कि कुछ सेल स्पेशलाइज हो गया, वो या तो कोलमनार होता है तो क्यूबोइडल होता है। तो यहाँ पर भी जो होता है कुछ कोलमनार या क्यूबोइडल सेल्स जो होता है स्पेशलाइज हो जाता है, खुद को क्या करता है, बदल लेता है। किस चीज़ के लिए, सिक्रीशन के लिए। सिक्रीशन मतलब कि कुछ चीज़ को बाहर निकालने के लिए, जैसे उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम उसको बोलते हैं जो अपने अंदर से क्या करे, चीज़ों को सिक्रीट करे। तो वो कौन करता है, कोलमनार और क्यूबोइडल सेल्स करता है। तो 2 तरह का ग्लैंड्स होता है, एक होता है यूनिसेलर ग्लैंड, यूनिसेलर मतलब कि जो एक सेल से बना रहता है, एक होता है मल्टीसेलर ग्लैंड जो एक से ज़्यादा सेल से बना रहता है। तो जो यूनिसेलर ग्लैंड का एग्जाम्पल याद रखना है कि गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है। एलिमेंट्री कैनल मतलब कि जो हमारा पैसेज है, जैसे ऐसे यहाँ से, जैसे कि ऊपर में ईसोफेगस होता है, फिर ट्रैकिया है, तो ये सब पूरा जो पैसेज है ट्रैकिया, वो पूरा वो विंड पाइप होता है, और फुट पाइप जो होता है ये होता है इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनल जो हो गया पूरा, तो एलिमेंट्री कैनल पूरा जो हो गया उसमें गॉबलेट सेल होता है। फिर उसके बाद मल्टीसेलर ग्लैंडुला में याद रखना है कि मल्टीसेलर में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल रहता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल रहता है, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड इसका एग्जांपल आ जाएगा। स्लाइवरी ग्लैंड जहाँ से स्लाइवा निकलता है। फिर उसके बाद जो होता है बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। अब देखो कि अपने सिक्रीशंस को किस तरह से निकाल रहा है, मतलब कि डक्ट के द्वारा निकाल रहा है। डक्ट मतलब कि कोई रास्ता उसके पास निकालने के लिए है कि डायरेक्टली निकाल दे रहा है। तो वो जो होता है कि अपने सिक्रीशन को किस तरह से निकाल रहा है, मोड ऑफ पोरिंग मतलब कि निकालना, अपने सिक्रीशन को किस तरह से निकाल रहा है, उसके अनुसार 2 तरह का होता है।
एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो अपने अंदर से सीक्रेट करता है म्यूकस को, सलाइवा को, ईयर वैक्स को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम को। क्या क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस, म्यूकस हो गया चिपचिपा चीज़। फिर सलाइवा हो गया, सलाइवा तो पता ही है जो लार होता है। फिर ईयर वैक्स जो कान से जो हमारा वैक्स निकलता है। फिर ऑयल हो गया, ऑयली जैसे कि हमारा स्किन जो होता है ऑयली टाइप का, वो सब इसी की वजह से होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से। फिर उसके बाद मिल्क, मिल्क जो निकलता है जैसे फीमेल में बनता है। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, वो हो गया। तो ये सब जो होता है ये प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू द डक्ट, ये सारे डक्ट से रिलीज होता है। मतलब कि ये सब को निकलने के लिए एक डक्ट होता है, एक रास्ता होता है। ऐसे ऐसे जो होता है जैसे इधर से ऐसे निकल रहा है, तो एक प्रॉपर डक्ट होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जिसके पास क्या हो, डक्ट हो, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करता है? ये सब चीज़ें सीक्रेट करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इसको जो होता है अपने चीज़ को सीक्रेट करने के लिए इसके पास डक्ट नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है कि ऐसे जो है यहाँ से यहाँ ऐसे भेजें और यहाँ से ऐसे चला गया, इसमें नहीं होता। तो ये जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करता है हार्मोन को। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन को। जैसे यहाँ पे ये सब चीज़ सीक्रेट हो रही थी, यहाँ पे हार्मोन सीक्रेट होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसके पास डक्ट नहीं होता है, मतलब अपना रास्ता नहीं होता, तो इसलिए इसको डक्टलेस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? हार्मोन को, हार्मोन आर सीक्रेटेड डायरेक्टली टू द फ्लूइड ब्लड बाथिंग द ग्लैंड। तो ये क्या करता है? इसका जो हार्मोन होता है, इसका जो हार्मोन होता है डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाता है। इसका हार्मोन जो होता है डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाता है। ठीक है। इसके पास खुद का रास्ता है ही नहीं, तो ब्लड में ही डाल दिया जाता है ताकि उसी के साथ चला जाए। फिर उसका जो कंपाउंड एपिथेलियम, उसके बाद आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पे। कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम खत्म। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है मल्टी लेयर होता है, एक से ज़्यादा लेयर होता है। जैसे एक अपना लेयर हो गया, एक लेयर, फिर उसके बाद एक और लेयर, ये हो गया, फिर उसके बाद एक और लेयर। तो ये जो होता है मल्टीपल लेयर से बना रहता है। तो इसका जो होता है, इसका जो काम होता है, जैसे उन लोगों का काम जो था, जैसे वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम था, कोलमनार एपिथेलियम, उसका काम था सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे जो होता है इसका सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में बहुत कम काम होता है, लिमिटेड रोल था, बहुत कम, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। तो इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। मेन इसका जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का काम होता है। मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? केमिकल, कोई भी केमिकल या मैकेनिकल, केमिकल या मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब कि हमको बाहरी से चोट वगैरह लग जाए उससे, या केमिकल चीज़ें, केमिकल जो भी इंट्रैक्शन, उससे उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो मेन याद रखना है प्रोटेक्शन का इसका काम होता है। प्रोटेक्शन जैसे जान रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर तो मोटा हो गया, थिकनेस बढ़ गया, तो प्रोटेक्शन दे पाएगा। पतला चीज़ें क्या प्रोटेक्शन दे पाएगा, जैसे सिंपल वाला। और इसका लोकेशन का बात करें, लोकेशन तो ये कहाँ कहाँ होता है? तो पहला जो होता है ड्राई सरफेस और स्किन, पहले तो स्किन में होगा, यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि स्किन में होता है। फिर मॉइस्ट सरफेस और बक्कल कैविटी, जो हमारा बक्कल कैविटी होता है माउथ के अंदर में, मुंह के अंदर में, तो उसके मॉइस्ट सरफेस जो गीला गीला जो जगह होता है उसमें होता है। फिर उसका फेरिंग्स, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स जो एयर का पैसेज होता है, एयर पैसेज होता है, उसको हो गया कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग जो होता है खाना के लिए भी, फूड के लिए भी, और एयर के लिए भी कॉमन पैसेज होता है, ये होगा। फिर इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है जहाँ सलाइवा निकलता है, उसके जो अंदर का लाइनिंग होता है, उसका जो डक्ट्स होता है, रास्ता होता है उसमें। फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक डक्ट, जो पेनक्रियाज का जो डक्ट होता है, रास्ता होता है उसमें। तो ये सब जो डक्ट्स होता है, जितना भी डक्ट्स होता है ना उसमें मिलेगा, जितना भी डक्ट्स मतलब सलाइवरी ग्लैंड का और पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाज वाला। फिर लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है, क्या बोला जा रहा है? सेल जंक्शन, सेल जंक्शन। तो यहाँ बोला जा रहा है इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, जितने भी एनिमल टिश्यू होते हैं, लगभग जितने भी एनिमल टिश्यू होते हैं, एक स्पेशलाइज जंक्शन होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो क्या होता है सेल्स के बीच में, जैसे ये मान लेते हैं ये सेल्स है, तो ये सेल्स के बीच में एक स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? बनावटी रूप से, और फंक्शनल मतलब काम से भी, काम से भी। तो बनावट से, स्ट्रक्चर से और फंक्शन से एक लिंक जो होता है आपस में जुड़ा रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल जंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल जंक्शन। तो जैसे ये सेल जंक्शन तीन तरह का होता है। ये जो होता है ये इपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलेगा, या तो अदर टिश्यू, अदर टिश्यू जैसे कि इपिथेलियल के अलावा कौन कौन सा टिश्यू पड़े थे? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, तो उन लोगों में भी देखने को मिल सकता है। तो ये तीन तरह का सेल जंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टाइट, पहला जो सेल जंक्शन उसका नाम है टाइट जंक्शन। नाम से पता चल रहा है टाइट, टाइट मतलब क्या होगा? कोई चीज़ टाइटली जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है? हेल्प टू सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। तो ये जो सेल्स होता है, इसमें जो सेल्स होता है वो आपस में इतना टाइटली जुड़ा रहता है कि सब्सटेंस को लीक नहीं होने देता। जैसे इसके बीच में जो सब्सटेंस जो है वो उसको लीक नहीं होने देगा, जैसे लीक करके बाहर नहीं निकलने देगा, बाहर में लीकेज नहीं होने देगा। फिर एडरिंग जंक्शन होता है। एडरिंग जंक्शन का काम होता है सीमेंटिंग करता है।
सीमेंटिंग करता है, मतलब कि जैसे सीमेंटिंग करता है और कीप द नाइट्रिक सेल्स टुगेदर। जैसे सीमेंट जो होता है ना, दो ईंट को जोड़ के रखता है आपस में, तो उसको अलग नहीं होने देता है जल्दी, वैसे ही क्या करता है, उस सेल्स को क्या करता है, सीमेंट की तरह से जोड़ के रखता है, सीमेंटिंग करके रखता है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नाइट्रिक सेल्स टुगेदर, बगल वाले सेल को इस तरह से जोड़ के रखता है कि वो अलग नहीं होगा जल्दी, सीमेंटिंग का काम करता है। तो उसका गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन मतलब ए से एल से जुड़ा हुआ है, तो आपस में दोनों के बीच में ऐसा गैप जंक्शन बना हुआ है, मतलब इससे चीज़ इसमें जा सकता है, इससे चीज़ इसमें जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट, मतलब सेल जो होता है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल में चीज़ें जाता है विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो, इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है, ठीक है। एडजॉइनिंग सेल मतलब कि बगल वाले सेल से। और इससे क्या होता है कि रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का, और कभी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है, आपस में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे आपस में जुड़ा होता है, ये उसको बोलते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन से। तो इसमें क्या होगा कि इसका सेल और इसका सेल जो हो गया, ये आपस वाला सेल जुड़ा हुआ है, और इससे इधर आयन चीज जा सकता है, आयन का जरूरत है, तो इससे इधर मटेरियल जा सकता है, कुछ भी, तो आयन जा सकता है, मॉलिक्यूल जा सकता है, छोटे छोटे या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ये हो गया, बस इतना ही था और कुछ नहीं है।